साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम औरंगाबाद ज़िले के एमआरएम हेल्थ फंड के मेडिकल डायरेक्टर, महिला प्रस्तुति के लिए विशेषज्ञ हैं भावना डॉक्टर भावना से हम बात करेंगे कैंसर के संदर्भ में। चूँकि कैंसर के विशेषज्ञ हैं और कैंसर में पूरे बिहार, झारखंड में इनका जो है ये प्रख्यात है। लोग इनको काफ़ी इनसे जानता है इनको और इनसे इलाज कराता है। इनका इलाज काफ़ी सफल है और हम इनसे जानेंगे कैंसर से जो लोग पीड़ित है, जो महिलाएं पीड़ित है, उनके संदर्भ में बताएंगे उनको कैसे हम बचाएंगे। मैम, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भावना, मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट, और मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं यहाँ औरंगाबाद में पिछले 5 साल से यहाँ वर्क कर रही हूँ। तो मैम, औरंगाबाद में 5 साल से वर्क कर रहे हैं और साथ ही पूरे बिहार, झारखंड में एक चर्चित चेहरा है जो कैंसर के संदर्भ में और महिलाओं के संदर्भ में जिन्होंने काम किया है और लोगों का भरोसा को जीता है। लोग इन पे विश्वास करते हैं और ये यहाँ पे इनसे इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग चल कर आ रहे हैं महिलाएं। तो हम जानेंगे कि कैंसर से जो देश भर में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे बचेंगे वो। सबसे पहले तो धन्यवाद इतनी बड़ाई की प्रशंसा करने के लिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ ऐसा तो मैं हूँ नहीं, मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ये हमारा एक जोन है, हम गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो हम हर विभाग देखते हैं, तो हम उसमें सर्विक्स के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं। और सर्विक्स से रिलेटेड कैंसर्स जो डिटेक्शन होता है ना, प्राइमरी लेवल में जो बेसिक स्क्रीनिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले स्क्रीन करना पेशेंट को, है ना। तो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, पहले स्क्रीनिंग नहीं हो पाती थी, तो बहुत कई बार होता था कि अनडायग्नोस्ड पेशेंट बहुत जगह से इधर उधर से इलाज करके एक स्टेज में आते थे जो कि कैंसर स्टेज होता था, जिनका ट्रीटमेंट के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, एक संस्थान अलग होता है, उसका इलाज अलग होता है, तो वहाँ हम लोग उनको रेफ़र करते थे। अब अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास इतनी जागरूकता है लोगों में, महिलाओं में भी। 5 साल से जो हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं कि आइए ये टेस्ट कराइए, ये वैक्सीनेशन है, ये लीजिए। तो कुछ वैक्सीन्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि क्या क्या होते हैं। यहाँ मैं आपके पास बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है, जो सबसे ज़्यादा कैंसर स्तन कैंसर के बाद पाया जाता है। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो होता है, वो महिलाएं हमारे पास डिस्चार्ज के प्रॉब्लम लेकर के डिस्चार्ज के साथ आती हैं। समटाइम ब्लड टाइप डिस्चार्ज या गंदा महकने फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, है ना, इस तरह के डिस्चार्ज लेकर के आती हैं। एग्ज़ामिनेशन में हम लोग कई बार लोकल एग्ज़ामिनेशन देख कर के डिटेक्ट करते हैं। उसमें हम लोग कई तरह का टेस्ट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग मेथड में आजकल हम लोग पैप टेस्ट करते हैं। पैप टेस्ट में वहाँ का लोकल एक स्मीयर लेकर के एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें उस तरह के मैलिग्नेंट सेल्स या कुछ चेंजेस वगैरह हम लोग को देखने मिलते हैं। तो हम लोग अगर प्री मैलिग्नेंट चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर मैलिग्नेंट चेंजेस होते हैं तो उस तरह के बाद हम उन लोग को बताते हैं कि आगे आपको उसके बाद कहाँ जाना है, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ यंग फीमेल्स होती हैं जो उस तरह की चीज़ों को लेकर के आती हैं, जिनमें ये टेस्ट नॉर्मल रिपोर्ट आते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन जो होता है वो एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन जनरली जो होता है, हम लोग जो हमारे कंट्री में प्रैक्टिस है वो गार्डासिल वैक्सीन है, जो कि 9 से 14 साल के बच्चों को दो डोज में दिया जाता है। एंड 14 एंड अबव के 14 एंड टू 44 ईयर तक की महिलाएं उसको ले सकती हैं। ये 3 डोज में दिया जाता है, स्केड्यूल डोज है। और इसके बारे में बताते हैं कि ये लेना चाहिए, इसको लेने से वो कई तरह के कैंसर से बच सकते हैं। इनफैक्ट कि मेल में भी बहुत तरह के कैंसर्स होते तो हैं। वो जो वैक्सीन है वो जी जी अगर जी महिलाएं लेना चाहेंगे जी तो जी आपके पास अवेलेबल है वो। ये वैक्सीन जनरली पीडियाट्रिशियन के पास अवेलेबल होता है, और समटाइम्स अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करती है तो हम लोग भी अवेलेबल कराते जी हैं, जी हम जी लोग भी प्रोवाइड जी करते जी हैं। जी। ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वैक्सीन है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। कई बार रखा रखा वो बर्बाद होता है, तो हम लोग लिमिटेड स्टॉक मंगाते हैं और हम लोग और प्रोवाइड करते कॉस्ट हैं। कितना पड़ता है उसका मैम,
कॉस्ट के लगभग? बारे में तो वो फार्मासिस्ट बता अच्छा, पाएंगे, मेरे को एक्चुअली में अभी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैं अच्छा, ठीक, बताऊंगी। ठीक, 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 ठीक है। ठीक, हाँ, हाँ। और पुरुषों के संदर्भ में क्या है बताइए? पुरुषों के संदर्भ में है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ फीमेल बच्चे महिलाओं के लिए नहीं है, ये लड़कों में भी कई तरह के कैंसर्स जो होते हैं ना उनको प्रिवेंट करते हैं, जैसे वॉर्ड्स, जेनाइटल वॉर्ड्स वगैरह, कोलोनल कैंसर वगैरह में भी प्रिवेंशन के तौर पर एचपीवी वायरस, अगेंस्ट एचपीवी वायरस का इसका मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। तो बच्चों में एचपीवी वैक्सीनेशन मेल में भी प्रमोट किया जाता है ना। तो ये सब वेटर सर्जन बताएंगे या पीडियाट्रिशियन बताएंगे कि उन बच्चों में और मतलब किस तरह से वो लोग प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं। ऐसे फीमेल में तो हम लोग प्रमोट करते ही हैं। और स्तन कैंसर के रिगार्डिंग बताना चाहूँगी कि स्तन कैंसर्स के लिए भी अभी छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं, जनरली अभी 14 साल के बच्चे आते हैं, 16 साल के बच्चे आते हैं, तो ये जागरूकता ही है, लोग इतना अवेयरनेस ही है लोगों का कि एग्ज़ामिन करते हैं, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करते हैं, छोटे छोटे लम्ब को डिटेक्ट करते हैं और फर्स्ट लेवल में आते हैं कि मैम देखिए कुछ स्वेलिंग है, डरते हैं। और उसके बाद की फॉलोअप में हम लोग देखते हैं कि किस तरह की स्वेलिंग है, लंप है, फर्दर एग्जामिन करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, फर्दर ट्रीट करते हैं। हर तरह का लंप जो होता है वो मतलब मैलिग्नेंट हो ब्रेस्ट में ऐसा नहीं होता, कई बिनाइन लम्प्स भी होते हैं जिनको हम लोग ई न्यूक्लिएट करते हैं, उसके बाद बायोप्सी करते हैं या एफएनएसी से भी डायग्नोस करते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी कई बार लंप बनते हैं जो मेडिसिन से ट्रीट होते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी सर्जन है ना। तो फर्दर हम लोग डायग्नोस एटलीस्ट की लेवल में स्क्रीन कर लें तभी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, फर्दर ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे उनको क्या करना है, दूसरों को क्या समझाना है ना। वो जो सिस्ट बन जाते हैं तो उससे काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है, जो आप अभी हाँ बता रहे हैं उसके हाँ बारे हाँ में जो बताया हाँ हाँ, कि लोग बच्चियां जो है से आती है बिल्कुल ना, बिल्कुल डर के और आती हैं। उनको मतलब वो समझ रही है कि भाई हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके डर से आपके पास आती है या फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए वो जी जाती है। हाँ हाँ। तो उससे में ज़्यादा चिंता का विषय है या फिर उसमें लोगों को अगर ऐसा लगे तो तुरंत सलाह लेना चाहिए डॉक्टर से? बिल्कुल सलाह लेना जी, जी। चाहिए, बिल्कुल सलाह लेना चाहिए। उसके लिए सलाह लेने के बाद ही पता चलता है, हम लोग उसके लिए जांच कराते हैं, बायोप्सी वगैरह कराते हैं। कई बार एक न्यूक्लिएट अगर एक है तो उसको न्यूक्लिएट करके बायोप्सी कराते हैं एक्सिजनल, अगर मल्टीपल है तो एफएनएसी करा करके देखते हैं। फर्दर कुछ टेस्ट हैं जो ब्लड टेस्ट हैं जो कराते हैं। कुछ हार्मोन्स है जो हम लोग देखते हैं कितना सप्रेस हुआ, छोटा हो रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, है ना। और बायोप्सी के बाद ही पता चलता है एग्जैक्ट कि किस तरह का सेल्स है, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट होती है ना। अगर बिनाइन है तो फिर कुछ डरने की बात नहीं होती है, वो रहता है, उसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है। बस है कि रूटीन चेकअप, रूटीन फॉलोअप अपने सर्जन के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, है ना, अगर इस तरह के चेंजेस मिल रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ऐसे और भी जिसके संदर्भ में जो यहाँ पे इलाज की सुविधा है, ट्रीटमेंट की सुविधा है, बच्चे लोग आए तो उसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ों के संदर्भ में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए औरंगाबाद हमारा छोटा शहर है, जी, बहुत जी। बड़ा शहर नहीं है। बिल्कुल, मैंने 5 साल में इसको बढ़ते हुए देखा है। जब जी। मैं आई थी तो यहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस थी जहाँ मैंने काम करना शुरू किया था। जब मैं शुरू शुरू आई थी तो मैं बड़े शहर से आई थी और मेरा वे ऑफ प्रैक्टिस और वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द पेशेंट और मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अलग था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ काम कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ डायग्नोसिस के लिए लैब नहीं थे आपके पास। पहला लिमिटेशन, डॉक्टर का एक हाथ कट जाता है। दूसरा हाथ तब कट जाता है कि जब पेशेंट के डॉक्टर के पास एक एनेस्थेटिक नहीं होते और वैसा टीम नहीं होता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास सपोर्टिव टीम नहीं होता है काम करने के लिए। अब मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे एक सपोर्टिव टीम चाहिए होती है, एक सर्जन चाहिए होता है, एक एनेस्थेटिक चाहिए होता है, एक पीडियाट्रिशियन चाहिए होता है। हम हर तरह के पेशेंट को ट्रीट तो कर सकते हैं, हाई रिस्क केसेस को ट्रीट कर सकते हैं, हर तरह के अपने नॉलेज से तो हर चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रीटमेंट के बाद उनको जिस तरह के ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत जी, जी। होती है, उस तरह के डॉक्टर, उस तरह की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, जो कि एक आईसीयू, उस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत जी, होती जी, है जी। जो इस छोटे से शहर में, आपके शहर में कोई एनेस्थेटिक नहीं है। ब्लड बैंक भी आपका एक लिमिटेड है, जहाँ ब्लड लिमिटेड रहता है, कई बार तो वहाँ ब्लड, सॉरी टू से, ब्लड रहता ही नहीं जी, है। जी, जी। तो हम लोगों को चाह के भी जो सर्विसेज मैं जो दे सकती हूँ, जो मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं नहीं दे पाती। कई बार पेशेंट को मुझे लगता है कि मैं क्यों रिफ़र कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, बट करना पड़ता है ना, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो पेशेंट पेशेंट तो फिर आपको आपको नहीं समझेगा, है कि नहीं। वो आपके लिमिटेशन को नहीं समझ सकता कि आप लिमिटेशन में काम कर रहे जी, जी। हैं। पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए,
और है कि नहीं। और दूसरा है कि हम अपने हॉस्पिटल में क्या ट्रीट करते हैं, तो जो प्लान केसेस हैं इमरजेंसी में, तो कई बार लगता है लिमिटेशन कि हाँ हम इमरजेंसी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हाँ प्लान केसेस में हमने किया है बहुत सारे ऐसे, मतलब ट्यूमर सर्जरीज, इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स और ऐसे ऐसे कोवुलर यूट्रस और ऐसे ऐसे चीज़ें की हैं जो बहुत मतलब देखने में भी कम मिलते हैं, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस हैं। और बहुत बड़े बड़े ट्यूमर हैं, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। सर के साथ जो टीम वर्क होता है उसमें एक यूरो सर्जन, एक सर्जन जो हमारे साथ सर हैं, या कैनेस्थेटिक, सबकी ज़रूरत होती है, जो हमने निकाला है। बहुत बड़े फ्रंट में तो नहीं, बट हमने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया है, निकाला है और देखा है। और इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी मेरा सबसे मतलब कि लविंग ब्रांच है, जिसमें मैं बहुत अच्छा काम मतलब मैंने किया है और मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है काम करना। और इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं भविष्य में और अच्छा काम करूँ, बट यहाँ फिर यहाँ लिमिटेशंस हैं, मेरे लिए बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो मैं इस लिमिटेशन में अपना जितना बेस्ट दे सकती हूँ मैं देती हूँ। और मेरे पास पेशेंट हैं उस तरह के जो आते हैं और उनका सक्सेस है मैं देखती हूँ और है मेरे पास, तो मुझे अच्छा लगता है जो मैं कम से कम इतने लिमिटेड इन्वायरमेंट में इतना बेस्ट दे रही हूँ। तो इन लोगों को, जो ये पुअर पेशेंट हैं, जो लो सोशियो इकोनॉमिक के हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पता है कि वो लोग आईवीएफ के लिए नहीं जा सकते हैं, मुझे पता है कि एक CRT के लिए नहीं जा सकते हैं, 5 ये नहीं कर सकते हैं, तो जो जिनका चांसेस है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें इतना, इसमें ऐसे कर सकते हैं, और जिसकी नहीं है तो उसकी बात ही अलग है, उसको तो हम लोग फर्स्ट चांस में ही रेफ़र करते हैं। बट एटलीस्ट कि आई कुड डायग्नोज है ना, कि मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ, है कि नहीं। उनको बताती हूँ, समझाती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। अगर आप कर सकते हैं तो बेटर आप जाइए, आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपने 5 साल ऑलरेडी वेस्ट किया है इधर उधर भटक करके, आप हमारे पास आए हो, आपका पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप बाहर जाओ, आईवीएफ कराओ। और जिसको लगता है कि है तो उनका होता है, दे आर हैविंग। और फिर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री के पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ ट्रीट करते हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव डायबिटिक, है ना। बहुत लोग डरते हैं कि मैम अभी है, फिर आप हमको लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो ये एक डाउट उनके मन में होता है, क्योंकि छोटे शहर में है, देखते हैं कि यहाँ इतना लिमिटेशन है, यहाँ ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली रहेगा, पेशेंट है, क्वेरीज रहती है, मतलब हर किसी को अपना लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, तो वो पूछते हैं। तो बस वही क्वेरी है, हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो, हमारे पेशेंट भी कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंट हम तभी होंगे जब हमें गुड इन्वायरमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है बाहर से। और अभी है कि कुछ वेट करते हैं, धीरे 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 प्रोग्रेस ही होता है, प्रोग्रेसिव है, सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बताया कि कितना चुनौतीपूर्ण है, मतलब ऐसे मोमेंट में काम करना जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ छोटा छोटा व्यवस्था है, कम व्यवस्था है, और कम व्यवस्था में बहुत सारा जो है से काम करना होता है, पेशेंट की जान को बचाना होता है और उनको सुरक्षा देना होता है। ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और चुनौतीपूर्ण मोमेंट में भी इन्होंने काम करने का साहस दिखाया है और करने का काम किया है। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि आपने हमारे चैनल पे आया और आप जो है से लोगों को, हमारे दर्शकों को उसकी जो जानकारी को बढ़ाने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।